नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। डीआरडीओ ने लॉन्च की भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ध्वनि की गति से तेज होती है मिसाइल। चुनिंदा देशों की सूची में दर्ज हुआ भारत। दुनिया के पॉलिनेटर्स पर मंडराया खतरा। खाद्य सुरक्षा को हो सकता है गंभीर संकट। संक्रामक बीमारियों के चलते मधुमक्खियों पर है संकट। और हाका नृत्य खबरों में। माओरी जनजाति का युद्ध नृत्य है हाका। न्यूजीलैंड से संबंधित है माओरी जनजाति। आइए शुरू करें। एक बात से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि दुनिया की कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा छोटे कीट पॉलिनेटर्स यानी परागणकों पर डिपेंड करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 75% से ज्यादा खाद्य फसलें, फल और फूल वाले पौधों के सफल उत्पादन के लिए मधुमक्खी, ततैया, भौरे, पतंगे और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स जिम्मेदार हैं। इसीलिए पॉलिनेशन करने वाले कीटों पर खतरा देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। पॉलिनेटर्स पर खतरों की लिस्ट लंबी है। कीटनाशी का उपयोग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे खतरों के अलावा एक नया खतरा भी इस सूची में दर्ज हुआ है और ये नया खतरा है संक्रामक बीमारियों का। संक्रामक बीमारियों के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मधुमक्खियों को। पॉलिनेटर्स, इनमें भी विशेष तौर पर मधुमक्खी की कम होती संख्या को यूरोप में डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में इस मामले में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। पॉलिनेटर्स से मतलब है जो फूल के नर भाग पुंकेसर से पराग को उसी या दूसरे फूल के मादा भाग तक ले जाने में मदद करते हैं। और पॉलिनेटर्स द्वारा की गई ये मूवमेंट पौधे के फर्टिलाइज्ड होने और फल, बीज तथा नए पौधे के उत्पादन के लिए होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में 700 से ज्यादा मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 देशी मधुमक्खियां शामिल हैं। एशियाई मधुमक्खी, एपिस सेराना इंडिका बोलते हैं इसको। विशाल चट्टानी मधुमक्खी, जिसे एपिस डोरसाटा बोलते हैं। ड्वार्फ हनी बी, एपिस फ्लोरिया बोलते हैं। और डंक रहित मधुमक्खी यानी प्रजाति ट्रिगोना। देश में शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए 1983 में पश्चिमी मधुमक्खियां भारत में लाई गई थीं। 1991-92 में थाई सैकब्रूड वायरस ने दक्षिण भारत में एशियाई मधुमक्खी को लगभग 90% तक तबाह कर दिया। यह वायरस 2021 में तेलंगाना में फिर से उभरा था। हनी बी यानी मधुमक्खियां फूल, फल और सब्जियों के लिए महत्वपूर्ण पॉलिनेटर्स हैं। मधुमक्खियां सामाजिक और सहयोगी कीट होती हैं। इनके छत्ते को हीव कहते हैं। एक छत्ते में 3 तरह के मधुमक्खी सदस्य होते हैं। एक वर्ग फूलों से पराग कलेक्ट करने का काम करता है। ये छत्ते को साफ रखने और उसकी सुरक्षा करने का काम भी करते हैं। एक क्वीन हनी बी होती है, जिसका काम छत्ते की अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करना होता है। आमतौर पर एक छत्ते की एक ही क्वीन होती है। क्वीन के मर जाने पर वर्कर्स नई क्वीन बनाते हैं, जिसे रॉयल जेली खिलाई जाती है। क्वीन ऐसे रसायन प्रोड्यूस करती है जिससे अन्य हनी बीज का बिहेवियर रेगुलेट होता है। छत्ते में मौजूद मेल बीज को ड्रोन कहते हैं। ये तीसरा वर्ग बनाते हैं। गर्मियों में एक छत्ते में 100 के करीब मेल बीज होते हैं। सर्दियों में इन्हें छत्ते से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल सर्दियों में छत्ता अपने सर्वाइवल मोड में होता है। संसाधनों पर दबाव न बने, इसलिए इनको बाहर कर दिया जाता है। मधुमक्खियां अपने साथियों को संसाधन यानी खाने के स्रोत की दिशा, दूरी और गुणवत्ता बताने के लिए वैगल डांस का उपयोग करती हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है? तितली, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी या फिर बर? और इस सवाल का जवाब आपको पता ही है, विकल्प सी। हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ओडिशा के तट से लॉन्च की है। देश के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। देश ने क्रिटिकल तकनीक में एक नया मुकाम हासिल किया है। इस टेस्टिंग ने भारत को उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल कर दिया है जिनके पास इस तकनीक के वेपन्स मौजूद हैं। ये मिसाइल एक साथ कई पेलोड्स को 1500 किलोमीटर की रेंज तक ले जा सकती है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के द्वारा तैयार किया गया है। हाइपरसोनिक शब्द से मतलब है ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज। ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज को 5 मैक भी कहते हैं। इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक होती है और ये मिसाइल्स उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती हैं।
कहने का मतलब है कि इनकी ट्रेजेक्ट्री अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस तरह ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से अलग होती हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की गति भी 5 मैक होती है, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री के मामले में सीमित होती हैं, यानी कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता इनमें नहीं होती। हाइपरसोनिक वेपन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन से पावर्ड होती हैं। माना जाता है कि रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में बहुत आगे हैं। वहीं यूएसए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत ऐसे वेपन्स की एक सीरीज विकसित कर रहा है। इस साल मई में अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को देश की जमीनी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन के लिए $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रेड। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इन दिनों सोशल मीडिया में जीभ निकालकर और क्रोध वाली भाव भंगिमाओं के साथ संसद में नृत्य करती एक सांसद का वीडियो वायरल है। दरअसल न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा सांसद हाना रहीती माइपे क्लार्क एक बार फिर न्यूजीलैंड की संसद में हाका डांस करने के चलते चर्चा में है। इस बार उन्होंने न्यूजीलैंड की संसद में पेश एक विधेयक की कॉपी को फाड़कर फेंक दिया और साथ में संसद में हाका डांस किया। हाना रहीती न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा सांसद हैं और माओरी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। इसी जनजाति के द्वारा हाका नृत्य किया जाता है। हाका माओरी पहचान के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है और पारंपरिक रूप से युद्ध के मैदान में योद्धाओं द्वारा या किसी अन्य जनजाति का स्वागत करने के लिए किया जाता है। माओरी जनजाति द्वारा किया जाने वाला हाका कोई आम नृत्य नहीं है, ये एक तरह का प्राचीन युद्ध नृत्य है जिसे पूरी ताकत और भाव भंगिमाओं के साथ पेश किया जाता है। यह जनजाति के गौरव, शक्ति और एकता का एक उग्र प्रदर्शन होता है। न्यूजीलैंड की टूरिज्म वेबसाइट के मुताबिक यह शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक गौरव, शक्ति और एकता का प्रतीक भी है। यह आमतौर पर समूह में किया जाता है और इसमें मंत्रोच्चारण, चेहरे के हाव भाव, हाथों की हरकतें और पैरों से ताली बजाना शामिल होता है। हाका मृत्यु के ऊपर जीवन को सेलिब्रेट करता है। साथ ही विधेयक जिसके विरोध में यह हाका पेश किया गया, उसका संबंध भी माओरी जनजाति के अधिकारों से है। यह विधेयक वाटांगी संधि को संशोधित करने के मकसद से लाया गया था और वाटांगी संधि 1840 में ब्रिटिश क्राउन और 500 माओरी चीफ्स के बीच साइन हुई थी। इसमें जनजातियों को वादा किया गया था कि यदि वे ब्रिटिश साम्राज्य को शासन सौंप देंगे तो उन्हें अपनी भूमि पर व्यापक अधिकार मिलेंगे। लंबे वक्त से इस संधि में संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माओरी जनजाति के लोगों को लगता है कि ये संशोधन उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटतम पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीप कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणी द्वीप में स्थित पर्वतों को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स माउंटेन रेंज में स्थित माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी द्वीप में बहने वाली वांग नुई नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माओरी जनजाति के लंबे संघर्ष के बाद इस नदी को इंसानों की तरह 2017 में लीगल स्टेटस दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक ने भारत में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज के लिए 1 डे 1 जीनोम पहल शुरू की है। ये पहल इनकी विविधता और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करने के मकसद से लॉन्च की गई थी। इस पहल को नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII में ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। इस पहल के तहत हर दिन एक बैक्टीरिया के पूरे जीनोम का अध्ययन और प्रकाशन किया जाएगा। इन जीनोम की जानकारी आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए फ्री में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बैक्टीरियाज के वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग की जानकारी भी साझा की जाएगी।
देखिए, बैक्टीरिया जो हमें नजर नहीं आते हर जगह मौजूद हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी के निर्माण, जैविक कचरे के विघटन और विषैले प्रदूषकों के निपटान में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया पौधों को पोषक तत्व और पानी सोखने में मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। ये बीमारियां नहीं फैलाते और हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। ये खाना पचाने और पोषक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं। बैक्टीरियाज एंजाइम, एंटी माइक्रोबियल्स और अन्य बायोएक्टिव यौगिक बनाते हैं जो दवाओं, कृषि और उद्योग में उपयोगी हैं। ये प्रदूषण कम करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए नई तकनीक विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अब एक बार समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब किसी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी को समझना है। वन डे वन जीनोम पहल से दुनिया को पता चलेगा कि ये छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनसे प्रेरित होकर पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे क्या है, देखते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लेशियर। ग्लेशियर शब्द को फ्रेंच शब्द ग्लासे से लिया गया है। यह पृथ्वी पर परत के रूप में धीमी गति से प्रवाहित होने वाले बर्फ के बड़े से मास यानी सनहती होते हैं। जल की तुलना में इनका बहाव धीमा होता है। एक दिन में इनका बहाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक या इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जब एक ही स्थान पर स्नो यानी हिमपात धीरे धीरे इकट्ठा होकर आइस यानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो फिर ग्लेशियर बनते हैं। साल दर साल हिमपात की एक परत दूसरी परत को कंप्रेस करती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ साथ बर्फ में सघनता बढ़ती है और इसके क्रिस्टल एक समान आकार के होते जाते हैं। एक बिंदु पर इनकी सघनता पानी की तुलना में 2/3 रह जाती है। अधिकांश ग्लेशियर्स के लिए यह प्रक्रिया 100 से अधिक सालों तक चलती है। ग्लेशियर्स दो तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतों के किनारे बनते हैं और घाटी के जरिए नीचे की ओर बहते हैं, जैसे वेनेजुएला का हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज पर्वत में स्थित है। धूल, मिट्टी और अन्य पदार्थों को अपने रास्ते से हटाते हुए ये घाटियों को और गहरा कर देते हैं। ये ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों में पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं। आइस शीट्स ग्लेशियर अल्पाइन की तरह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ये अपने केंद्र से चारों तरफ प्रसारित होते हैं। ये प्रसारित होते होते अपने आसपास के क्षेत्र, चाहे घाटी हो या मैदान हो या फिर पूरा पर्वतीय क्षेत्र, सबको बर्फ की चादर से ढक देते हैं। सबसे बड़े आइस शीट्स को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। बीते शनिवार को काठमांडू में शुरू हुई 8वीं नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक आज खत्म हो गई। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद, अवैध हथियार, नशीली दवाओं के व्यापार, सीमा शुल्क चोरी, दूसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त सीमा गश्त, प्रशिक्षण और सूचना आदान प्रदान करने सहित कुल 11 साझा एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसमें दोनों देशों ने साल में 2 बार सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तर की द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने संबंधों के चलते करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। इसकी सुरक्षा के लिए नेपाल सरकार की ओर से सशस्त्र पुलिस की 244 इकाइयां और भारत की ओर से 400 से ज्यादा टुकड़ियां सीमाई क्षेत्र में तैनात हैं। भारत 19 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले GLDF यानी ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भारत के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या नाडा द्वारा वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जापान स्पोर्ट्स एजेंसी और जापान एंटी डोपिंग एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मकसद है डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ग्लोबल स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी ढांचे को मजबूत करना। इस कार्यक्रम में मालदीव, म्यांमार और उज्बेकिस्तान जैसे 10 से ज्यादा देशों के साथ साथ वाडा, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिनिधि, एंटी डोपिंग पेशेवर और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वाडा के क्षमता निर्माण ढांचे के तहत एक खास पहल है और इसे एंटी डोपिंग चिकित्सकों की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति तथा पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र
विदेशी गणमान्य व्यक्ति थीं, जिन्हें 1969 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था। ग्रैंड कमांडर सम्मान किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और इसे भारत के लोगों को समर्पित किया। नाइजीरिया एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जो कि अब ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है। हाल ही में शुरू आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 10 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक यह उपलब्धि 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई। आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था। इसका मकसद 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। यह सभी आय वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह गरीब हों, मध्यम वर्ग के हों या फिर उच्च वर्ग के हों। इसके तहत कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, हिप फ्रैक्चर और रिप्लेसमेंट, पित्ताशय की थैली निकालना, मोतियाबिंद सर्जरी, प्रोस्टेट रिसेक्शन और स्ट्रोक आदि बीमारियों को कवर किया गया है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेल्विग ने अपने नाम कर लिया है। मिस नाइजीरिया चेदिम्मा अदेतशिना ने फर्स्ट रनर अप, जबकि मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान ने सेकंड रनर अप का स्थान हासिल किया। भारत को इस साल प्रतियोगिता में निराशा हाथ लगी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा प्रिलिमिनरी राउंड क्लियर करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। 21 साल की विक्टोरिया पेशे से एंटरप्रेन्योर, डांसर और ब्यूटी क्वीन है। डेनमार्क में पली बढ़ी विक्टोरिया सितंबर 2024 में मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विनर बनी थी। अपने देश के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये पहली शख्सियत है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, कुछ कारणों से यदि तितलियों की संख्या में भारी गिरावट आती है तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ पौधों में फंगल इन्फेक्शन में भारी वृद्धि हो सकती है। कपास की फसल के उत्पादन में सीधे तौर पर असर पड़ेगा। जैव विविधता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्राजील या फिर नाइजीरिया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है। भारत में इस समय डायबिटीज पेशेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में बड़े सुधार हो रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स में होती है। सही जवाब है विकल्प सी, यानी कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में बड़े सुधार हो रहे हैं। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न था, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल? सही जवाब है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही बुलेटिन को लाइक करना नहीं भूलना है। नमस्कार।